जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी की तरफ से, प्रदीप भंडारी बीजेपी की तरफ से और संजय कुमार जी को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के, आशुतोष जी हैं, रजत सेठी साहब दोनों एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जोड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कुछ नंबर्स आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि कल के बाद देखिए नंबर्स बदल गए हैं, तो हल्ला बोल में जो आंकड़े आ रहे हैं वो जल्दी से आपको बता दें। ओवरऑल वोटिंग अगर आप देखिए तो ये माना जा रहा था कि 65% तक वोटिंग जा सकती है, लेकिन आज की तारीख में 6 तारीख शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने जितना भी डेटा दिया है उसके मुताबिक लगभग 2% के आसपास का वोट प्रतिशत गिरा है। 2020 से 2025 आते आते 62.55 से 7.54 पर वोटिंग परसेंटेज। अब पुरुष और महिलाओं का हम आपको पुराना दिखा पाएंगे क्योंकि लोकनीति सीएसडीएस इस तरह का सर्वे करता है, तो सोर्स संजय जी का ही है। हम आपको दिखाते हैं कि पुरुषों को और महिलाओं को जब आप 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो पुरुष 43% बीजेपी की तरफ, जो कि 11% का गेन था 15 से। ये 2020 के आंकड़े हैं। 2015 के मुकाबले वो 11% बढ़े। वहीं आम आदमी पार्टी को 6% का नुकसान हुआ और वो 49% पे पहुंचे। फिर भी 6% आगे है बीजेपी से। और कांग्रेस पार्टी में सिर्फ 5% पुरुषों ने वोट किया, जो कि 9 से 15 के बनाम 20 में आते आते देखिए घट गया है। अब महिलाओं पर आइए, क्योंकि कहा जाता है कि अब सत्ता की चाबी महिलाओं की तरफ है। हालांकि दिल्ली में मामला अलग है, वोटिंग परसेंटेज बराबर है, लेकिन महिलाओं की जो आबादी है यहाँ पर वो कम है पुरुषों के मुकाबले। अगर आप देखिए लगभग 11,39,000 यानी 39,000। संजय जी 11,39,000 कम महिलाएं हैं दिल्ली में पुरुषों के मुकाबले। जहां पुरुषों की आबादी 83,76,000 है, वहीं महिलाओं की आबादी 72,36,000 है। तो ये आप समझ लीजिए। अब आ जाइए महिलाओं पर। आपने देखा 60% महिलाओं ने वोट किया आम आदमी पार्टी के लिए, मतलब 15 के मुकाबले पिछले चुनाव 2020 में वो और ऊपर बढ़ गए 7%। वहीं भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए तो 1% का गेन हुआ, वो 35% पे। और कांग्रेस तो महिलाओं में मतलब सबसे आखिरी पसंद, 3% महिलाओं ने सिर्फ वोट किया। अब जल्दी से लोकसभा का भी दिखा दीजिए कि लोकसभा में कैसे मामला पलटता है। यानी ये माना जा सकता है कि इतने लोग हैं महिलाओं में या पुरुषों में या पूरी आबादी में जो बीजेपी के लिए वोट करने से उनको बहुत नाराजगी नहीं है, मतलब, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं लोकसभा में ये ठीक है, विधानसभा में ये ठीक है। ये 57% अगर आप देखिए तो बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा में, और वहीं 41% इंडिया गठबंधन के लिए। तभी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत ले गई। अब हम आपको इनकम स्लैब के हिसाब से, स्लैब नहीं कहा जा सकता इसे, मतलब आप समझिए कि जो हायर इनकम ग्रुप है, जो ज्यादा कमाई करते हैं, जो समृद्ध है, वो कितना वोट करते हैं किसकी तरफ, और जो लोअर इनकम ग्रुप है वो किसकी तरफ, क्योंकि ये डायनामिक्स बहुत काउंट करता है इलेक्शन में। तो हमने ऐसी ही कुछ सीटें निकाली हैं। अमीर वर्ग में अगर आप देखिए तो नई दिल्ली की सीट 4% का इस बार इजाफा हुआ है 2025 के चुनाव में, 52 से 56 पर गया है। जंगपुरा में देखिए वहीं -4% हुआ है, गिरा है। बाकी ज्यादातर जगहों पर अगर आप देखिए तो गिरा है। नई दिल्ली की सीट पर सिर्फ बढ़ा है, और दिल्ली कैंट में सबसे ज्यादा 14% का इजाफा हो गया है संजय जी, 45% से सीधा 59%। तो ये जो हायर इनकम ग्रुप है, और ये रोहिणी, ये एक सीट है जो कि बहुत दिलचस्प है, -1% यहां पर वोट हुआ है। तो ये अमीर वर्ग वाली जो सीटें हैं वो हमने आपको बता दिया है कि ज्यादातर यहां पर रोहिणी ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछली बार जीती थी, वरना ये बाकी जितने आप देख रहे हैं ना, अमीर वर्ग हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, सब आम आदमी पार्टी जीत रही थी। लेकिन इस बार आप देखिए तो इस तरह से आपको नंबर्स दिखेगा। अमीर वर्ग वाली सीटों में वोटिंग में गिरावट आई है। दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली की सीट जहां से कुछ केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित है, वहां पर सिर्फ इजाफा हुआ है। अब हम आपको इसके बाद जल्दी से दिखा देते हैं जो गरीब वर्ग है, ऐसी सीटों में क्या है। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि -4, -1, चाहे सुल्तानपुर माजरा हो, मंगोलपुरी हो, मादीपुर हो, अंबेडकर नगर हो, सब जगह पर एवरेज जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें 2 से लेकर 5% तक की गिरावट आई है। त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, गोकुलपुरी, कोंडली, ये सभी सीटें आम आदमी पार्टी जीतती रही है। पिछली बार जैसे हमने आपको दिखाया कि हायर इनकम ग्रुप में एक रोहिणी की सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन लोअर इनकम ग्रुप में सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हैं। अब जल्दी से आपकी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मटिया महल की सीट, जहां पर आप देखिए 20 में कितना वोटिंग हुआ था, 70%। इन सीटों पर वोटिंग इस बार कम हुई है। ऐसा माना जा रहा था लंबी कतारें हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ सकता है, लेकिन अंत होते होते इन सीटों पर भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट है। मटिया महल जहां पर
भारी तादाद में मुस्लिम आबादी है, सबसे ज्यादा लगभग 60% अगर मुझे सही याद है, वहां पर -5% हो गया है वोट परसेंटेज। ओखला में ऐसे ही देखिए, वहां -4 है, सीलमपुर, बल्ली मारान सब जगह -2, बल्ली मारान में -8 है। अब अगला दिखा दीजिए, बाबरपुर में 0 सेम के सेम है, 66 से 66। मुस्तफाबाद में भी -2% है। 71% वोटिंग हुई थी मुस्तफाबाद में 20 में, इस बार भी हुई है 69%, बहुत गिरावट नहीं है। चांदनी चौक का इलाका -5, गांधीनगर जो कि बीजेपी जीती थी वहां पर -2% है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हम आपके सामने सी वोटर के आंकड़े रखेंगे और सी वोटर के मुताबिक किसको कितनी सीटें आ रही है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत, चूंकि एक बार एक राउंड हो चुका है, मैं एक बार संजय जी आपसे करना चाहती हूँ, कौन जीत रहा है आपकी नजर में? कौन जीत रहा है? तलवार पे पैर रखिए सर। मुझे लगता है कि एक दिन का इंतजार क्यों ना कर लिया जाए, 8 तारीख को पता ही चल जाएगा कौन जीत अच्छा, रहा है। एज किसको लग रहा है आपको? एज मुझे लगता है निश्चित रूप से बीजेपी को एज है। बीजेपी को निश्चित रूप से आपको एज लग रहा है। अब ज्यादातर पोल्स जो है संजय जी वो इशारा कर रहे हैं 35-35 के बीच में मामला लटक सकता है, मतलब 32, 38 किसी कोई दे रहा है, फिर इधर कहते हैं 32 to 39। तो इसमें आपको लग रहा है कि नहीं क्लैरिटी है? देखिए, चुनाव हंग नहीं होगा। मुझे लगता है चुनाव 15 दिनों में बहुत तेजी से बदला है। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी उस वक्त निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एज था। मुझे लग रहा है चुनाव के 2 दिन पहले तक भी आम आदमी पार्टी को एज था, लेकिन 48 घंटों में, चुनाव के 48 घंटे पहले बहुत कुछ बदला है। और उस बदलाव का कारण यह है कि जो मुझे पहले लगता था कि आम आदमी पार्टी 2%, 3% से आगे है, इस वक्त अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी 2 या 3% वोट से आगे रहेगी। हाँ, क्योंकि पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी तो आप ही ने मुझे बताया था कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज है। लेकिन ऐसे लास्ट के 2 दिनों में क्या आपको लगता है बजट में जो इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की छूट दी गई है, सैलरी क्लास को 12,75,000 तक नो टैक्स, वो एक भूमिका निभाएगा मिडिल क्लास में? क्योंकि 67% मिडिल क्लास आबादी है, सबसे ज्यादा पूरे देश में दिल्ली में मिडिल क्लास है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका असर जरूर हुआ होगा। अगर बीजेपी के पक्ष में इतना ज्यादा वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा पिछले आप 48 घंटे या 72 घंटे में करें तो उसका असर जरूर होगा। जब हम सर्वे कर रहे थे चुनाव के पहले भी हम लोगों ने जो सर्वे किया, हमने देखा था तकरीबन 28 से 30% मतदाता ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम चुनाव के दिन आखिरी दिन मन बनाएंगे। और हमें बहुत दुविधा हो रही थी अपने आकलन को करने में कि अगर इतने बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं हम आखिरी दिन मन बनाएंगे तो उनका मन किस तरफ जा सकता है। अब लगता है कि उनका झुकाव बीजेपी के पक्ष में। एक सवाल आपसे और, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, महिलाओं को लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि महिलाएं डिसाइसिवली वोट कर रही हैं जितने भी राज्यों में। बीते कई चुनावों में हमने देखा है कि महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। यहाँ पर अगर ज्यादा भी करती हैं फिर भी चूंकि जनसंख्या उनकी कम है परसेंटेज वाइज, तो फिर ऐसे में स्थिति यही रहेगी कि लगभग बराबरी का वोट होगा अगर बहुत ज्यादा भी एज होता है। नंबर्स अभी आने बाकी है पूरी तरह से पुरुषों और महिलाओं के, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है, क्या यहाँ पर ये जो अब नियम बनता हुआ दिख रहा है नतीजों का, वो पलट सकता है कि महिलाएं डिसाइसिव नहीं रहेंगी? कहना बहुत मुश्किल है कि महिलाएं डिसाइसिव नहीं रहेंगी। देखना पड़ेगा कि महिलाओं का वोट किस तरफ गया। अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो महिलाओं का वोट एक मुश्त आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था, लगभग 60%। हाँ। अगर आम आदमी पार्टी का वोट नीचे जा रहा है तो सब तबके में गया होगा, महिलाओं में भी गया होगा। हो सकता है कि महिलाओं का वोट ज्यादा खिसका हो, इसकी संभावना दिखाई पड़ती है।